हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का अजीत सर रियल के रैंकर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि अब हम बहुत ही लंबे समय बाद यूट्यूब पे आए, ठीक है। आने के पीछे रीजन है कि हम ऑफलाइन सेंटर्स भी चलाते हैं, तो थोड़ा सा अभी व्यस्तता थी। चीज़ों को मैनेज करना, सारी चीज़ें देखना, इंक्वायरी वगैरह दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, ठीक है। आफ्टर जा करके चीज़ें सेटल होती हैं। तो अब मैं अदर चीज़ों से अब फ्री हो चुका हूँ और आज मैं लेकर के आया हूँ 11th क्लास के लिए प्लानर, वो भी स्पेशली फिजिक्स की बातें करने वाला हूँ अभी मैं। खैर मैं सारी चीज़ों को ही शामिल करूंगा, क्या चीज़ें हैं, कैसे हमें करना है, क्योंकि अब तक तो आप पिछले 15-20 दिनों से कहीं ना कहीं कोचिंग, कहीं ना किसी तरीके से आप इंटरेक्शन कर ही चुके होंगे। जो भी आपके 11th के सिलेबस हैं, पीसीएम और पीसीबी वालों के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, सारे के सारे बच्चे कहीं ना कहीं किसी तरीके से इंटरेक्शन कर चुके होंगे सिलेबस से, और थोड़ा बहुत तो अंदाजा चल ही गया होगा किस लेवल पे और किस कहां तक लेकर के ये फिजिक्स या 11th का सिलेबस आपको जाने वाला है। क्लियर होगी बात है। अच्छा, सबसे बड़ी दुविधा की बात होती है फिजिक्स के साथ यहाँ पे, समझ में की बात है। इसलिए पहला लेक्चर और पहला इंट्रोडक्शन जो करने जा रहा हूं मैं, वो फिजिक्स को ही लेकर करने जा रहा हूं, ताकि इस दुविधा, जो भी इसमें संकट हैं आपके, जो भी आपको डिफिकल्टी नजर आ रही है 2-4 दिनों में, जितना दिन पढ़े हैं आप, ठीक है, उन सारे का समाधान मैं समझा सकूं। कैसे सारी चीजें 9th to 10th क्लास से रिलेट की जाएंगी, 10th छोड़िए, 9th छोड़िए, 8th 7th 6th के फिजिक्स से और छोटे छोटे मैथ के कंसेप्ट से कैसे रिलेट करके हम चीजों को बहुत इजी बना सकते हैं, उस चीज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो कृपया करके 10 से 12 मिनट पेशेंटली सुनिए चीजों को और समझने की कोशिश करिए। तो हम समझते हैं पहले तो भाई क्या क्या क्लास 11th के फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये समझिए आप कि मैं यहाँ पे 7 सालों से ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ, तो कुल मिलाकर मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कि कहाँ कहाँ पे बच्चों को कैसी डिफिकल्टी जाती है। बात ये नहीं कि कौन कितना अच्छा पढ़ाता है, बड़ी समस्या की बात यह है कि छोटी सी छोटी डिफिकल्टी जो होती है, छोटी सी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है, वो पूरे साल तक दिक्कत करती रहती है। समझ में आ गई बात है। जैसे आप क्लास 5th 6 में पहुंचे तो वहां पे वेरिएबल और इंटीजर का गेम आपको समझ ही में नहीं आ रहा था। प्लस माइनस से कब मल्टीप्लाई हो रहा है, कब जोड़ने में कब क्या करना है, बच्चे बड़ी कंफ्यूज रहे उन चीजों को लेकर, क्योंकि मास्टर ये बताया कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये सारी चीजें उसने बतलाया। लेकिन उसने बतलाया नहीं कि जब एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो वहां पे कैसे एप्लीकेबल करना है, मल्टीप्लाई में कैसे एप्लीकेबल करना है, इन सारी चीजों को। क्लियर होगी बात है। अब उस बच्चे को हर जगह पे जहां जोड़ रहा है वहां पे प्लस प्लस माइनस कर रहा है, माइनस माइनस, सॉरी, प्लस 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 कर रहा है, प्लस माइनस माइनस कर रहा है। क्लियर होगी बात है। उसके बिहाफ पे वो साइन कन्वेक्शन को इस्तेमाल कर रहा है। क्लियर हुई बात है। हालांकि हम जा करके 8th 9th क्लास में खुद ही अपने दिमाग का ठीक ठाक से उपयोग करके, प्रयोग करके हम समझ जाते हैं, नहीं, यदि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो प्लस और माइनस 2 टाइप के इंटीजर हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप के इंटीजर हैं, तो जिसका साइन बड़ा होगा, जो भी न्यूमेरिकली बड़ा होगा, जैसे मान लो नेगेटिव वाला बड़ा है, -7 है, और पॉजिटिव वाला +7 है, और इन दोनों को जोड़ रहे हैं आप, तो माइनस वाला साइन आएगा, क्योंकि निगेटिव इंटीजर बड़ा था। इस बात को हम लॉजिकली बिल्ड करते हैं। तो वो सारी चीजों को मैं रिलेट कराने की कोशिश करूंगा, और इन ऐसे सारी चीजों को जब हम रिलेट करेंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट को, जो छोटी छोटी गलतियां हैं, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जब उसको हम खत्म करेंगे, समझ में आ गई बात है, तो कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गई बात है। अब देखो, इसमें जैसे हम 11th में हम आते हैं तो फिजिक्स के लिए कुछ हरवा हथियार चाहिए होते हैं आपको। हरवा हथियार का मतलब सिंपल सा ये है कि फिजिक्स के कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं, उनके बिना आप फिजिक्स को समझ नहीं सकते, कर नहीं सकते, ठीक है जी। क्योंकि वो क्या करते हैं, तुम्हारे क्वांटिटेटिव बेस पे चीजों को आसान कर देते हैं। केवल आप थियरी के बिहाफ पे फिजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे तो फिर वो काफी डिफिकल्टी पैदा करेगा, लेकिन न्यूमेरिकली मैथमेटिकली ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके हम उसको काफी आसान बना देते हैं। जिसमें हम ये समझने वाले हैं कि पहले चीज में कि हमें बिफोर स्टार्ट ऑफ क्लास 11th फिजिक्स, नॉट ओनली 11th फिजिक्स बट ऑल्सो केमिस्ट्री, क्या ऑल्सो केमिस्ट्री, समझ बात है। सारे टूल्स तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम टूल्स इस्तेमाल होंगे ही होंगे। खैर मैथ में तो सारे टूल्स हम पढ़ने ही वाले हैं, मैथ तो है ही भाई, तो उसमें तो हम सारी चीजें पढ़ने ही वाले हैं। तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ क्लास 11th फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर मैथ्स, हमें क्या क्या पहले से तैयार रखना होगा,
क्या क्या पहले हमें आना चाहिए। तो हम बात करें जो बेसिक मैथ पीसीएमबी वाले बच्चों के लिए आने चाहिए, जो बेसिक मैथ पीसीएमबी वाले बच्चों को आने ही चाहिए, उसमें पहली चीज तो आपकी ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का ठीक ठाक समझ होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? ट्रिग्नोमेट्री का ठीक ठाक समझ होना चाहिए। टेंथ वाले ट्रिग्नोमेट्री से केवल काम नहीं चलेगा, ठीक है, समझ में आगे बात है, क्योंकि टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री मात्र 5% है, 5% भी ज्यादा हो जाएगा एक हिसाब से। क्लियर होगी बात है? तो समझ में आगे बात है, तो ट्रिग्नोमेट्री की आपकी समझ होनी चाहिए। दूसरी बात ये कैलकुलस की समझ। क्या? कैलकुलस। ये सारे जो बेसिक तो फिजिक्स के हिसाब से है, फिजिक्स के हिसाब से बेसिक है, केमिस्ट्री के हिसाब से बेसिक मैथ्स है, समझ बात है, लेकिन आपके लिए बेसिक नहीं है, क्योंकि ना ही इन टॉपिक्स का नाम आपने कभी पहले सुना है, ना कभी इनके बारे में कुछ पढ़ा है आपने, तो इसको हम बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे चीजों को। क्लियर होगी बात है? अच्छा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप बचपन में क्लास फर्स्ट में आए, नर्सरी में आए, एलकेजी में आए, यूकेजी में आए, उसमें आपने एडिशन सीखा। क्या सीखा? एडिशन सीखा। एडिशन जब आप सीखे तो एडिशन करने के लिए कितना आपको पापड़ बेलने पड़े। ऐसे लाइन गिनते थे आप, 1 2 3 4, फिर दूसरे का 1 2 3, फिर सबको ऐड करते थे 1 2 3 4। याद आ रहा है आप लोगों को? ये सारी चीजें आप करते थे, फिर इसको आप करते थे कि ये 4 हो गया, 3 हो गया, फिर 7 हुआ। फिर बाद में इन कैलकुलेशंस को कितना आसानी से करने लगे थे अपन। यानी कि कुछ स्पेशल कैलकुलेशन आने वाले हैं आपके यहां पे। क्लियर हुई बात है? कुछ स्पेशल कैलकुलेशंस आने वाले हैं और जो कैलकुलेशन हमें सीखने हैं। सिमिलरली जब हम नंबर्स में काफी कंफर्टेबल हो गए, देन हम पहुंचे फिफ्थ सिक्स में, वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया इंटीजर। लो भैया, अब तक पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, तो अब बारी आ गई किसकी? इंटीजर्स की। इंटीजर सीखे, उसी के बीच में मास्टर थोड़े से और उतावले हुए, और भैया नया सिलेबस में शामिल किया गया आपका वेरिएबल। किसको? वेरिएबल। और जब हमने वेरिएबल को देखा तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी महसूस हुई कि अब तक नंबर का कितना आसान था, लेकिन फिर हम वेरिएबल में कंफर्टेबल हो गए हैं। अब तक 9th 10th तक आते आते वेरिएबल की चीजों को हम आसानी से टेकल कर रहे हैं, कैसा भी इक्वेशन होता है सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर बात है? तो अब आने वाला जो इक्वेशन, वो आने वाला आपका डायरेक्शन वाला। क्या आने वाला है? डायरेक्शन वाला। डायरेक्शन के साथ किसी भी चीज को ऐड करना या फिर सब्ट्रैक्ट करना। समझ में आगे बात है? क्या करना हमें? किसी भी चीज को डायरेक्शन के साथ ऐड करना या फिर सब्ट्रैक्ट करना या फिर मल्टीप्लाई करना, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। अब ये सबसे ज्यादा डिफिकल्टी पैदा करता है बच्चों के अंदर, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी। रीजन क्या है इसका? कि कोई इसको कायदे से पढ़ाता ही नहीं है। यदि हम जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन सालों साल सीखते रहे, वैसे ही थोड़ा सा इस पे टाइम दे करके 1 डेढ़ महीने तक, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि फिजिक्स को पूरा रोक दो, आप फिजिक्स को चलाते रहो, उसी के पैरेलल में हर हफ्ते में 1 से 2 लेक्चर वेक्टर पे लेते रहो। और वेक्टर में हम क्या करेंगे, मैं जो करने वाला हूं 1.5 महीने तक पढ़ाऊंगा आराम से। ऐसा नहीं कि रेगुलर लेक्चर इसके मिलेंगे, शुरू में 10 दिन मिलेंगे, उसके बाद जो बेसिक कंसेप्ट में जब कवर कर लूंगा तो उसके बाद वेक्टर के इस्तेमाल से मैं दिखाऊंगा कि जो भी आगे के फिजिक्स के चैप्टर्स आने वाले हैं, जो भी आगे के फिजिक्स के आपके चैप्टर्स आने वाले हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स फिजिक्स 11th के ही है। क्या है? 11th के ही है। इन सारे चैप्टर्स में कैसे वेक्टर को हम इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही होती है कि हम वेक्टर को इस्तेमाल करें कैसे। क्लियर हो रही मेरी बातें? तो मैं वेक्टर के हर एक चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और ऐसा नहीं लगेगा आपको कि मैं किसी और चैप्टर का क्वेश्चन उठा लिया, वो आपको यही लगेगा कि वेक्टर का ही क्वेश्चन। समझ बात है? लेकिन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को मैं एक जगह पे कंपाइल करूंगा और वेक्टर में पहले करवाऊंगा, ताकि आप गो थ्रू हो जाएं। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में, वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हो गए, वैसे ही वेक्टर के एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में आप इतने कंफर्टेबल हो जाएं कि कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको फेस करनी न पड़े। पूरा फिजिक्स आसान हो जाएगा, फिर पूरी की पूरी फिजिक्स आसान हो जाएगी। फिर क्लियर बात है? अब इसके अलावा कैलकुलस की हम बातें करें, कैलकुलस में क्या है बेटा? डिफरेंशियल कैलकुलस है, और एक है आपका दूसरा है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस। 2 कैलकुलस हैं आपके। एक में क्या होता है बेटा जी, किसी पॉइंट की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? पॉइंट्स की। समझ बात है?
टेंजेंट की बातें की जाएंगी। किसकी बात की जाएगी? टेंजेंट की। स्लोप की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? स्लोप की। समझ में आ रही बातें? ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, टेंजेंट हो गए, ठीक है। तो स्लोप की बातें होंगी, टेंजेंट की बातें होंगी, उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कैलकुलस। इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, जो कैलकुलस में आपका इंटीग्रल कैलकुलस दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा? इंटीग्रल कैलकुलस दिखाई दे रहा। ये कुछ नहीं है, एरिया निकालने का एक तरीका है। एरिया निकालने का क्या है? एक तरीका है। समझ में आगे बात है? क्या है? एरिया निकालने का एक तरीका है। यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस में हम किसी भी फंक्शन का क्या कोशिश करेंगे? एरिया निकालने का। अब आप कहेंगे सर हमें आता है, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, स्क्वायर का निकाल लेते हैं, सारे के सारे 2D डायग्राम्स का निकाल लेते हैं, इवन हम 3D का भी निकाल लेते हैं, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? तो भाई बात ये है कि हर फंक्शन सिमेट्रिकल फंक्शन नहीं होते, रेगुलर फंक्शन नहीं होंगे या रेगुलर शेप नहीं होंगे, ये समझ लो आप, फंक्शन हटाओ, ठीक है जी। तो वो क्या करेंगे? वेरी करेंगे। क्या करेंगे? उनका कोई एक रेगुलर शेप नहीं मिलेगा। समझ में आ गई मेरी बातें? जैसे मान लें हम यही ले लो, आप पैराबोला है, ठीक है, इसके बीच का एरिया निकालना है यहाँ से यहाँ तक। अब कैसे निकालोगे आप? तो इसके लिए आपको इंटीग्रेशन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई फंक्शन एफ एक्स है, कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसके अंदर यहां से यहां तक का एरिया निकालना, कैसे निकालोगे आप? तो ऐसे क्वेश्चंस में एरिया निकालने के लिए कौन हेल्पफुल होने वाला है? आपका इंटीग्रल कैलकुलस होने वाला है। कौन होने वाला है? इंटीग्रल कैलकुलस होने वाला है। क्लियर होगी बातें यहां तक? बहुत बढ़िया। इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शंस और सम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि आए दिन हर एक क्वेश्चन में, इवन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इक्विलिब्रियम चैप्टर आने वाला है आपका, क्या आएगा? केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है जी, और आयनिक इक्विलिब्रियम। इसके अलावा क्लास 12 में 2 चैप्टर्स आएंगे आपके, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और सब चैप्टरों में तो इस्तेमाल है, लेकिन वहां पे भर भर के इस्तेमाल किए जाएंगे। क्लियर होगी बातें? इवन ऑर्गेनिक में भी इस्तेमाल किया जाता है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, केपीए और केबी वगैरह को, ठीक है जी। इसके अलावा फंक्शन एंड ग्राफ्स, कुछ स्पेशल फंक्शंस हमें पढ़ने और कुछ हमें ग्राफ्स पढ़ने हैं। और इतना जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये पूरा क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स है। क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स है। किसके लिए भाई? तो केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। किसके लिए? फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। हालांकि इसको स्पेशली समझिए तो ये किसके लिए है? स्पेशली फिजिक्स के लिए ही है। क्लियर होगी बातें? लेकिन केमिस्ट्री में भी इनके इस्तेमाल है मैक्सिमम चीजों के, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस इस्तेमाल होगा, इंटीग्रल कैलकुलस इस्तेमाल होगा, आपका लॉगरिथमिक फंक्शन इस्तेमाल होने वाला है, फंक्शन ग्राफ तो थोड़े कम ही इस्तेमाल होंगे लेकिन इस्तेमाल होंगे, ट्रिग्नोमेट्री भी इस्तेमाल होगी थोड़ी बहुत, और इसके अलावा यदि हम कहें तो वेक्टर का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल होगा, आपका डायपोल मोमेंट आएगा, दुनिया भर की चीजें आएंगी, ठीक है जी, वहां पे थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लिया जाएगा वेक्टर का। खैर केमिस्ट्री के सर आपको बतलाएंगे बखूबी क्या क्या चीजें और किस तरीके से इस्तेमाल की जाने वाली। तो इस मैथ को हम पढ़ने वाले बेकायदे रच रच के। समझ में आगे बात है? आगे हम बात करते हैं अब किसकी? क्लास 11th के सिलेबस की। किसकी बात करते हैं? क्लास 11th के सिलेबस की। यदि हम सिलेबस की बात करते हैं, किसकी? सिलेबस की बात करते हैं, तो फिजिक्स क्लास 11th की सिलेबस में यदि हम बात करें तो ये कुछ आपके चैप्टर्स हैं। क्या है? कुछ चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या आता है बेटा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यदि हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, तो इसमें हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं क्वांटिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब अमाउंट नहीं हुआ, ठीक है जी। क्वांटिटी ना कह के इसको हम बेहतर और कहना चाहें तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। क्या? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अब फिजिकल क्वांटिटी का क्या मेजरमेंट है, क्या उसके मापदंड हैं, समझ में बात है? ये फिजिकल क्वांटिटी कैसे आई है, कैसे डिराइव होती है, और कौन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है, कौन इंडिपेंडेंट होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं, दीज ऑल थिंग्स वी विल लर्न हियर। समझ में आगे बात है? बहुत बढ़िया। आगे इसके बाद आएगा काइनेमेटिक्स चैप्टर। ये आपसे पहले भी रूबरू हो चुका है क्लास 9th में। कहां पे? क्लास 9th में। उसमें रूबरू जब हुआ था तो आप पढ़े थे वहां पे एक चीज, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में डिफिनेशंस वगैरह आपको पढ़ाया गया था। इफ यू रिमेम्बर, खैर 10th के ही भूल चुके होंगे सारे कंसेप्ट, क्या ही याद आएंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर मोशन। इसके अलावा एक चीज और पढ़ेंगे हम यहाँ पे, मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन।
समझ में ही बात है। प्रोजेक्टाइल मोशन को ही हम क्या कहते हैं, मोशन इन प्लेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोशन इन प्लेन भी कहते हैं। इवन सर्कुलर मोशन को भी हम क्या कहेंगे, मोशन इन प्लेन। समझ में आ गई बात है। इसके बाद आगे चलेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आपने फोर्स नाम का चैप्टर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फोर्स नाम का चैप्टर। वही चीज यहाँ पे बस एक्सटेंडेड फॉर्म में। मैं एक बात का वादा करता हूं आपसे कि यदि आप जुड़े रहे तो आपको मैं क्लास 9th से के ही कंसेप्ट से पूरे चैप्टर्स को हर एक तरीके से समझा दूंगा, उसी कंसेप्ट को जोड़ के। हाँ, इतना मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप क्लास 9th वाले अब बच्चे नहीं रह गए होंगे, क्लास 11th में आ चुके हैं। और यदि क्लास 11th में आए हैं तो आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल होना चाहिए उस हिसाब से सोचने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो केवल क्लास 9th का कंसेप्ट बतलाऊंगा और उसी के लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा। मैं कराना तो हमें 11th का ही, लेकिन मैं सारी चीजों को इतना बारीकी से रिलेट करके वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तक सोचना है आपको, कि आपको लगेगा ही नहीं कि चीजें इतनी डिफिकल्ट। इसके बाद चैप्टर आता है वर्क एनर्जी पावर। इसके बारे में भी आप 11th क्लास में, 9th क्लास में पढ़े थे, सॉरी। सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर की यदि हम बात करें तो इस चैप्टर को आपने पहले नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन इसका उपयोग आप हमेशा किए हैं। समझ में आ गई मेरी बात है। इसका हम यूज एप्लीकेशन पूरी तरीके से इस्तेमाल किए पहले भी और अब भी करते आ रहे हैं। हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या देखते हैं, कितना भी बड़ा मास होता है उसको एज ए पॉइंट मास ट्रीट करते हैं। जहां पे उसको हम पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते हैं, वही जो पॉइंट होता है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास कहेंगे। क्योंकि पूरा का पूरा उसका मास कहां पे कंसंट्रेटेड है, उसी पॉइंट पे है। और जहां पे कंसंट्रेटेड होता है पूरा मास, जहां से आप किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, उस नब्ज को दबाएं और आपके कंट्रोल में रहे। बोलो नाच दो तो नाच दे, बोलो खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो जाए, तो वही पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। क्लियर की बात है। इसके बाद हम रोटेशनल मोशन की बातें करेंगे। आगे हम चले तो एक चैप्टर है ग्रेविटेशन। क्या है, ग्रेविटेशन। ये चैप्टर आप क्लास 9th में किए हैं, ठीक है जी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आगे चले तो मैकेनिक्स नाम का चैप्टर आएगा आप, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड मैकेनिक्स। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड भी बोलेंगे इसको। क्लियर कट। सिमिलरली आगे जाएंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स को हम क्या कहते हैं, सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ते हैं। क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स अभी आप जब बीटेक करेंगे तो वहां पे 6 महीने पूरे पढ़ाया जाएगा। समझ लीजिए, एक सेमेस्टर पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया जाता है यदि आप बीटेक मैकेनिकल से करते हैं तो, लाइक मी। आगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ हीट। क्या, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ हीट। यहाँ पे हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा, यहाँ पे हमने फ्लूइड के बारे में पढ़ा। यहाँ पे हम हीट वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं और थर्मोडायनेमिक्स में हम गैसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर की बात है। कैसे फ्लो होती है हीट का, ये सारी चीजें हम समझेंगे। केटी जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसके बारे में पढ़ने वाला है। अगला चैप्टर है आपका ऑक्सीलेशन और वेव, जो कि ये लास्ट चैप्टर है दोनों। और इस चैप्टर को यदि हम क्लास 9 से रिलेट करें तो मैं कहूंगा कि जो साउंड चैप्टर आपने पढ़ा था और उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें बताई गई थी कि साउंड वेव्स जो होते हैं क्या होते हैं, इनसे पहले जो वेव्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैकेनिकल वेव्स होते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स होते हैं, ट्रांसवर्सल वेव होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। दीज ऑल थिंग्स, उसके बाद एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, समझ में बात है, टाइम पीरियड, इन सब चीजों से जब चीजों को हम रिलेट किए थे, याद आ रहा होगा आप लोग को, थोड़ा बहुत तो याद तो आ ही जाता है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हमें कवर करनी है और इन सारी चीजों को कवर करने के लिए हमें चाहिए बेसिक मैथमेटिक्स वाले टूल्स। क्लियर होगी बात है, क्योंकि हमें केवल थियरी तो पढ़ना नहीं है। अब बेसिक मैथमेटिक टूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स मैंने बताया था आपको, क्या है, वेक्टर है। और वेक्टर में हमें क्या क्या पढ़ने हैं, पहले आप वेरिएबल का क्या सीखे थे, मल्टीप्लीकेशन भी सीखना पड़ा था, एडिशन भी सीखना पड़ता, सब्ट्रैक्शन भी सीखना पड़ा था और डिवीजन भी सीखना पड़ा था। लेकिन यहां पे केवल 3 ही चीजें सीखनी है आपको, सम सीखना है, सब्ट्रैक्शन सीखना है और मल्टीप्लीकेशन सीखना है। केवल 3 चीजें सीखने वाले हैं आप। लेकिन इतना यदि आप वेक्टर में सीख गए भाई साहब, तो कोई आपको रोक नहीं सकता फिजिक्स में 100 में 100 लाने से। सही बात है।
क्योंकि वेक्टर जो सीख गया ना वो फिजिक्स को कर जाएगा, क्योंकि इसी का सबसे बड़ा गेम है। कैलकुलस तो सीख ही जाते हैं बच्चे धीरे धीरे, कैलकुलस तो लगाने सीख ही जाते हैं, और पीसीएम वाले तो खास तौर से सीख जाते हैं, क्योंकि उनके मैथ में क्लास 11th में तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन क्लास 12 में यदि बात करें तो 50% से ऊपर कह लो कैलकुलस ही। यदि हम देखें वेटेज कैलकुलस का तो 50% से ज्यादा है। चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स भले 50% से कम है, लेकिन उसका वेटेज जो है ज्यादा है। यदि हम पूरे कैलकुलस को छोड़ दें और पूरे सिलेबस को खत्म करना हो तो हम 2 महीने में उसके पूरे सिलेबस को खत्म कर देंगे, रेगुलर बेसिस पे पढ़ा करके। समझ में बात है? जैसे मैं अभी मैथ की यदि बात करूं क्लास 12 में, तो ऑफलाइन सेंटर्स में हमने लगभग लगभग 3 चैप्टर खत्म कर दिए। जस्ट अभी कितने दिन हो रहे हैं पैचेस शुरू हुए? 1 अप्रैल से 22-23 दिन हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स, 3 चैप्टर और खत्म कर दो अगले महीने में, 6 चैप्टर खत्म। तो इस बात को समझिए आप। तो हमने धीरे धीरे डिस्कशन करा कि क्या क्या फिजिक्स में है, कैसे कैसे चीजों को हमें पढ़ना है और कहां से शुरू करना है। सबसे बड़ी बात है कहां से शुरू करना है। चैप्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट, कैसे चैप्टर्स को समझना, उसके लिए हमारे पास क्या हथियार होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। समझ लो कि जैसे नर्सरी में आपने शुरुआत किया था पढ़ाई का, वही कुछ शुरुआत होने जा रहा है क्लास 11th के पीसीएम के लिए या पीसीबी के लिए। क्लियर कट? कोई दिक्कत? जितना मैं थोड़ा गहरा दिखा रहा हूं इतना गहरा है भी नहीं, लेकिन जितना आप हल्का समझ रहे हो उतना ये हल्का है भी नहीं। क्लियर की बात है? मैं गहरा दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इसकी क्या क्या कठिनाइयां हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उन चीजों से आपको उबारने की, और आपको भी इस चीज के लिए तैयार रहना है कि जो भी कठिनाइयां हैं उनसे लड़ने का क्या क्या हथियार हो सकते हैं और उन्हें कैसे आपको गेन करना है। और उन हथियारों में सबसे मेजर जो पोर्शन है यही है। और ये केवल न कि आपके सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, बल्कि ये कॉम्पिटिटिव लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। और यदि मैं पढ़ा रहा हूं तो सच में ये चीज पहले एक सेपरेट पोर्शन में रखा हूं। इसके पीछे रीजन ही यही है कि मैं चाहता हूं कि कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से तैयारी हो। क्लियर है? तो बढ़िया। तो अगले सेशन से हम शुरू करेंगे। अभी इन सारी चीजों को अभी हम रखेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा फिजिक्स में शुरुआत कर ले हम, और फिजिक्स में शुरुआत करने में हम क्या करने वाले हैं भाई, पहला चैप्टर हम शुरू करने वाले यूनिट्स एंड मेजरमेंट। किसको शुरू करने वाले हैं? यूनिट्स एंड मेजरमेंट को शुरू करने वाले हैं। और इस चैप्टर को हम करेंगे, और इस चैप्टर को करने के बाद वी विल कम बैक टू आवर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स। क्लियर होगी बातें? और जिसमें हम यहां से शुरू करेंगे वेक्टर से, कैलकुलस को और ट्रिग्नोमेट्री को पहले इन्हें कवर करेंगे। क्लियर बात है? और इन दोनों पोर्शन को हम एक साथ रखेंगे, इन दोनों पोर्शन को हम एक साथ रखेंगे। वेक्टर एक अलग सेपरेट होगा ये आपका पूरी तरीके से, कैलकुलस अलग अपना सेपरेशन दिखाएगा, और ट्रिग्नोमेट्री का अपना रोल होगा। ट्रिग्नोमेट्री खैर मैं जब कोशिश करूंगा कि जब क्लास 12 11th को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जब मैं मैथ का कराऊं, उसी में जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो भी अटेंड करें उसे, तो बेहतर होगा। क्योंकि ऑलमोस्ट 11th की ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को आनी ही चाहिए, बिना उसके काम होना नहीं है। इवन उससे ज्यादा की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे क्लास 12 के फिजिक्स वगैरह में हम यदि बात करें तो साइन रूल आ जाता है, कोसाइन रूल का इस्तेमाल करना पड़ता है कई जगह पे डेरिवेशंस करने के लिए। तो चीजें हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। ओके जी, तो इतनी सारी चीजें हमें करनी है, और इतनी सारी चीजों के लिए मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है। और हम कल से सेशन इसके शुरू करेंगे क्लास 11 फिजिक्स के। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप हमारे साथ बने रहिए, और सारी की सारी क्लासेज होंगी क्लास 11th की। जितना से जितना बेहतर कंटेंट के साथ हो सकता है उतना बेहतर कंटेंट मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।